जी नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया आपके लिए सीटेट की क्लास। कल एक क्लास किया था इंक्लूसिव एजुकेशन पे। उसको पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जो किया था इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। और उस पे हमने देखा था कि 5 नंबर के क्वेश्चन बनता है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है इसको हमने देखा था, यानी सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना, ये हमने देखा। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा, जो भी बच्चे हैं। और हमने देखा था 4 वर्ड जो हमने बोले थे, सेपरेशन, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। ये कहीं भी वर्ड दिखे तो आप वहां से अलग हो जाइए, यानी कि आप नो पे ही क्लिक करेंगे। अगर वहां पे नॉट दिया रहे तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है। इंग्लिश होता है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन के साथ हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। इंटीग्रेटेड में होता है कि एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं करते बच्चों के अकॉर्डिंग। गिफ्टेड चिल्ड्रन हमने 3 टाइप के देखे थे, आईक्यू बेस्ड, क्रिएटिव चिल्ड्रन और टैलेंटेड चिल्ड्रन। रेजिली का 3 रिंग मॉडल देखा था हमने, जिसमें बोला था कि एबिलिटी हाई होनी चाहिए, क्रिएटिविटी हाई और कमिटमेंट हाई। यानी अगर ये तीनों चीजें हाई है तो बच्चा गिफ्टेड में आएगा, यानी गिफ्टेड पर्सनैलिटी होगी उसकी। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए जो स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं वो हमने देखा था कल। देखा डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड किसने दिया था, ये हमने कल देखा था। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो आया था उसमें 7 डिसेबिलिटी थी। फिर उसको रिवाइज करके 2016 में रिवाइज किया गया। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको कर दिया गया नाम। और उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटी हो गए थे, यानी 14 इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। तो आज हम देखेंगे, जो हमारी ये सेकेंड क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे इंक्लूसिफिकेशन पे ही। आज जो ये आज कंप्लीट होने के बाद उसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। यानी कुछ बच्चों में होता है अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी वैसे है क्या? यह एक टाइप का विकार है जो बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि जब भी हम बोलते हैं या फिर हम कैलकुलेशन करते हैं या फिर हम राइटिंग करते हैं तो उस टाइम दिखती है। वैसे नॉर्मल आईक्यू होता है, नॉर्मल एवं आईक्यू भी बच्चे होते हैं, यानी जो एवरेज वाले बच्चे होंगे या एवरेज से ऊपर वाले बच्चे होंगे उनमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं या फिर जब वो लिखते हैं तब पता चलता है कि इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, इनको प्रॉब्लम इन डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने प्रॉब्लम होगी। प्लस को इंटू समझेंगे, इंटू को प्लस समझेंगे, ऐसी सारी चीजें। मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते ये। ठीक है। लिखने में, बोलने में, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है इनको। ठीक है। और इनको डायग्नोसिस कैसे होता है, इनका डायग्नोसिस हम जब बच्चों को देखते हैं। 8 साल तक हम मानते हैं कि 8 साल तक तो ठीक है, नॉर्मल है ये सारी चीजें, लेकिन 8 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसमें भी अगर दिखती है ये सारी चीजें तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं बचाव कार्य करने लगते हैं। यानी कि बच्चों को कैसे किया जाए, कैसे कैलकुलेशन करवाया जाए, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम उनको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। ये होता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी हमने समझा ये क्या है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में कुछ पार्ट है। अब जैसे ये मैं फोटो पिक्चर जो लगा रखा हूँ, ये तारे जमीन का एक बच्चा था जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी थी। ये सोचता कुछ और था, होता कुछ और था, तो ऐसा था। ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, कुछ नाम है, डिसलेक्सिया हो गया। ठीक है। एडीएचडी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। कन्वर्जेंस इशू होता है, प्रोसेसिंग इशू होता है, यानी लेट प्रोसेस करता है जो भी बच्चा होगा, उस टाइप से इशू आते हैं। अब देखते हैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला हो गया स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर, यानी पढ़ने में इसको प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, आगे देखेंगे हम। स्पेलिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो स्पेलिंग बोलेगा उसमें प्रॉब्लम होगी। अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, डिसकैलकुलिया बोलते हैं। मिक्स डिसऑर्डर ऑफ स्कॉलेस्टिक, यानी कि शिक्षण कौशल का मिश्रित विकार होता है। तो ये 4 कैटेगरी हम डिवाइड भी करते हैं। इनके कारण क्या होते हैं, यानी अधिगम अक्षमता के कारण क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहला जो कारण है ये है जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स से भी मिल जाता है कभी। अगर माता पिता या फिर ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर में भी होगा तो वहां से बच्चों को मिलने की चांसेस होते हैं। ठीक है। ये जेनेटिक्स होता है। अगर बच्चे के सर पे चोट लग गया कहीं, या फिर कहीं लीड पॉइजनिंग, यानी कि एक लेड पॉइजनिंग भी हो जाता है, कहीं ना कहीं गलती से ही हो जाता है, उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो गए। ठीक है। जेनेटिक और ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यानी कि अगर जैसे वही लेड
लेड पॉइजनिंग हो गया, तो उस चक्कर में भी बच्चों में अधिगम क्षमता आ जाता है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ अगर कोई अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स का यूज करती है तो भी अधिगम क्षमता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों में। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम कारण है अधिगम अक्षमता के। तो हम देख लेते हैं कि कॉमन टाइप जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की वो क्या क्या है। पहला है डिसलेक्सिया। ये है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बी को डी समझेगा, क्या समझेगा, बी को डी समझेगा, सिक्स को नाइन समझेगा। ये है डिसलेक्सिया। क्या है ये, सिक्स को नाइन समझेगा, डिसलेक्सिया है ये। ठीक है, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया जो कैलकुलेशन से संबंधित, ये प्लस को इनटू समझेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया हो गया जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, यानी बच्चा अगर अपने लेज, यानी शूज का जो लेज होता है वो बांध नहीं पाता सही से। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। साइकिल नहीं चला पाएगा अच्छे से, तो ये डिस्प्रैक्सिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो पहले नंबर पे है डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया, इसे हम देखेंगे, हम जानते हैं कि ये रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी पढ़ने में इसको दिक्कत होगी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा कि सिमुलेटर, यानी बी को डी समझता है, सिक्स को नाइन समझता है, कलर में भी प्रॉब्लम होने लगता है, कलर को नहीं समझ पाता है कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। तो ये डिसलेक्सिया के अंदर ही आएंगे। अब इससे बचा कैसे जाए, इसको बचा कैसे जाए, यानी बच्चों को समझाया कैसे जाए कि आप मतलब बच्चों को समझाया कैसे जाए, इनसे निकला कैसे जाए। तो हम कई सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कि हमें एप्पल का ए फॉर एप्पल पढ़ाना है। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल हम बोल के ही नहीं, अलग अलग चीज़ों द्वारा सिखाएंगे उसको, रियल चीज़ें देंगे, यानी एप्पल लेके आएंगे, उसके सामने रखेंगे, फिर बताएंगे ए फॉर एप्पल। ठीक है, ऑडियो वीडियो यूज करेंगे। ऑडियो वीडियो से आप जानते हैं आज के टाइम पे तो बच्चे वीडियो से ज़्यादा सीखते हैं। टैक्टाइल मटेरियल, यानी जो ए फॉर एप्पल है, हमने एप्पल को लेकर लेकर गए और एप्पल दिखाए, तो एप्पल टच करके ए फॉर एप्पल समझा। तो ऐसे हम एजुकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। कॉम्पेंसेंट्री स्ट्रेटजी, यानी कि ऑडियो बुक्स यूज करेंगे, डिजिटल रिकॉर्डर यूज करेंगे। आज के टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर हम यूज किए एजुकेशन में। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी टेल देम द वर्ड्स, दो वर्ड्स होंगे उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके देंगे। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करेंगे और तब जाके हम बच्चों को बताएंगे, ताकि बच्चे अच्छे से ग्रहण कर सके उस चीज को। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हम क्या पढ़े, डिसलेक्सिया में हमने पढ़ा है रीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि सिंपल कुछ अगर पूछता है तो ये रीडिंग डिसऑर्डर आता है। और फिर उससे बचा कैसे है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट कल या परसों में हम करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी। ठीक है, जो आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, हम नॉर्मल एवरेज बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वर्ड को वर्ड ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके दिमाग में क्या चलता है, डब्ल्यू को एम मान लिया, ओ को तो ठीक है, जो एक रिलेटेड वर्ड होते हैं ना वो अलग कर दिया, यानी डी को बी कर दिया, डब्ल्यू को एम कर दिया, यानी वर्ड को मोर पढ़ लिए। तो ये हो गया डिफरेंस, तो ये हो गया डिसलेक्सिया, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, दिखता नहीं है सामने, बट वो अंदर अंदर चलता रहता है। जैसे तारे जमीन पे मैंने फोटो दिखाया था, उस बच्चे को था, बट उसके उनके माता पिता को नहीं पता चला उस चीज को, और जब टीचर गया वहां पे तो कहीं ना कहीं उस चीज का पता चला। ठीक है, सेकंड नंबर पे है डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या है देख लेते हैं। ये क्या है, एक राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि लिखने से समझे, बच्चा लिख नहीं पाता सही से, पेंसिल या पेन पकड़ नहीं पाता, ये है राइटिंग डिसऑर्डर, यानी इलिजिबल हैंड राइटिंग। अस्पष्ट हस्तलिपि, यानी जो भी लिखेगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो हैंड राइटिंग होती है इनको आप समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट साइजिंग एंड स्पेसिंग ऑफ लेटर, यानी कि जो साइज होगा वो तिरछा होगा, इधर उधर लिख देगा, या फिर स्पेस, जो लेटर ऑफ स्पेस होगा, जैसे यहाँ पे जो स्पेस है लेटर का एक समान है, वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे करके लिख देगा। ठीक है, मान लो ए लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ से लिख दिया, ऐसे ये क्रम में देखिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, और हमें अगर हम देखते हैं तो हम इसके लिए लाइन वाइज जाते हैं, एबीसी लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिया। अब इसे बचा कैसे है, यानी इजियर वे टू हैंडल द पेन पेंसिल, जो भी पेन या पेंसिल पकड़ा है बच्चा, इजी वे बताएंगे कि ये बच्चों आप ऐसे पकड़ो, इजीली वे। ठीक है, मॉडलिंग क्ले, यानी कि जो क्ले आता है आजकल तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें दिखती हैं,
जो मॉडलिंग के लिए होती है, मिट्टी से बच्चे खेलते हैं, तो उसमें मिट्टी हाथ में भी नहीं लगेगी, और वैसे कुछ क्ले आता है जिससे बच्चे का जो फाइन मोटर स्किल है वो अच्छा हो जाए। यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर नोट्स मेकिंग, यानी कंप्यूटर यूज किया जाए नोट्स मेकिंग के लिए। और तो इससे आप बच्चों में एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं। और जो इसमें एडीएचडी पाया जाता है, जिन बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पाया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उनमें डिस्ग्राफिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एडीएचडी है तो बच्चा हाइपर एक्टिव है, यानी कि एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता, तो वो लिखेगा कैसे, तो उसमें डिस्ग्राफिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि डिस्ग्राफिया में जो होता है ये राइटिंग को अवॉइड करता है, डिफिकल्टी राइटिंग लगती है, उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड जो भी आप लिखा हुआ है ये समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टॉम गोज टू स्कूल। ठीक है, टॉम गो टू स्कूल, लेकिन उसने कैसे लिखा टॉम, आप पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कैसे लिखा उसने। ठीक है, ये हो गया। जिम ड्राइव्स अ कार, तो वो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ ले गया, ऐसे नहीं ले गया। तो ये हो गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या हो गया, रिलेटेड हम बोलेंगे कि नॉर्मल राइटिंग डिसऑर्डर, यानी लिखने से समझ, ग्राफ से हम क्या समझते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्ग्राफिया में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, ग्राफ से क्या रिलेटेड है, ग्राफ हो गया यानी कि जो दिखता है चित्र, फिगर जो दिखता है, तो ग्राफिया हो गया यानी कि डिस से हम जानते हैं कि एक अक्षमता है, और ग्राफ से रिलेटेड जो लिखते हैं उससे रिलेटेड, तो डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया, अब कैलकुलिया से आप क्या समझेंगे, कैलकुलिया से यानी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी, और डिस से हम जानते हैं कि कहीं अक्षमता वाली बातें ही हो रही है। तो ये है मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि इसको छोटे मोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, पैसे काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को। कहीं मार्केट में चला गया तो 100 रुपए अगर मान लो दिया आपने, 50 रुपए काटने हैं, तो उसमें प्रॉब्लम, छोटी छोटी काउंटिंग, छोटी छोटी एरर करेगा ये मैथ में, ऐसी सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अ सिंबल, यानी प्लस को इंटू समझेगा, इंटू को प्लस समझेगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम डिसकैलकुलिया को नंबर डिसलेक्सिया या फिर मैथ डिसलेक्सिया, ये भी वर्ड बोलते हैं। तो डिसकैलकुलिया को हम तीन चीजें बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, नंबर डिसलेक्सिया या मैथ डिसलेक्सिया। ठीक है, शैक्षिक द्वारा बचाव कैसे किया जाए, इसको देख लेते हैं। कि जो भी है एडिशन, ये जैसे हम मान लो एडिशन करवा रहे हैं, तो सिंगल डिजिट का पहले एडिशन कराएं, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, ऐसे करके कराएं, यानी स्मॉल ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कराएंगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे हो। जैसे काउंटिंग करवाना है, एडिशन कराना, सब्ट्रैक्शन कराना, यानी बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करवाना। यूज ऑफ कंक्रीट मटेरियल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि मान लीजिए आपको एडिशन करवाना है, तो बच्चे के सामने वाली दो पेंसिल रखा, तो 1 + 1 2, ऐसे आपको कंक्रीट मटेरियल प्रोवाइड करना है जो बच्चे हाथ में लेके खुद करें, तो डिस्कैलकुलिया के अंदर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 6 + 3 कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम हो रही होगी कि 6 + 3 कैसे काउंट करें, या फिर मल्टीप्लीकेशन और प्लस में भी प्रॉब्लम है कि कौन सा प्लस का साइन है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसमें। फोर को 4 9 6, इन सब में वर्ड्स जो लिखे होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। 2 फिर 5, इन सब में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 5 को उल्टा लिख दिया, 9 को 6 बना दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चों को डिस्कैलकुलिया में क्या मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया है मोटर, यानी कि मोटर स्किल से प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारे फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ग्रॉस या फाइन मोटर जो होते हैं, उस उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी वो डिस्ट्रैक्शन में आएगा। ठीक है, यानी प्रॉब्लम मूवमेंट, यानी जब हम चलते फिरते हैं उसमें प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेट करने, यानी जब हम चल रहे हैं, हैंड आई और लेग का कोऑर्डिनेशन होता है, और सम अदर कॉग्निटिव स्किल, यानी जो दिमाग से रिलेटेड होता है, जो हमारे माइंड में जो हमारी कुछ चीजें चल रही होती है उससे रिलेटेड होती है, वो डिस्ट्रैक्शन में आएगी। यानी डिस्ट्रैक्शन और नॉर्मल कोई पूछे क्या है, ये फिजिकल डिसऑर्डर है। फिजिकल डिसऑर्डर यानी चलने फिरने में दिक्कत है, बच्चा शूज को सही से, शूज का लेस जो होता है वो बांध नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसको और किसी नाम से कैसे जानते हैं, इसको नाम होता है मोटोलॉजिक डिफिकल्टी। ठीक है, या परसेप्चुअल मोटर डिस्फंक्शन, या फिर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसको डीसीडी बोलते हैं।
ठीक, तो डिस्प्रेक्सिया के तीन नाम है: मोटर लर्निंग डिफिकल्टी, परसेप्चुअल मोटर डिसफंक्शन एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डीसीडी जिसको बोलते हैं। ठीक है। ग्रॉस फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है, प्रॉब्लम ये होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो सिम्टम्स होते हैं, क्लमजीनेस होता है, ठीक है। पुअर बैलेंस, यानी बैलेंस नहीं कर पाता, पुअर बैलेंस होता है। पुअर पोस्चर होता है, यानी पोस्चर उसका कहीं ना कहीं बिगड़ता रहता है। पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ कहीं और जा रहा है, आँख के अकॉर्डिंग जो हाथ होता है ना वैसा नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। पुअर हैंड राइटिंग, जैसे डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। जैसे डिस्पेक्सिया है तो वो डिस्ग्राफिया के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग गलत होने लगी। परसेप्शन इशू, ठीक है। फैट, थकान जल्दी होने लगेगा, स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है। यानी डिस्पेक्सिया अगर है तो डिसलेक्सिया भी हो सकता है, डिस्ग्राफिया भी हो सकता है, क्योंकि स्पीच डिफिकल्टी हो रही है, पुअर हैंड राइटिंग भी हो रही है, लो सेल्फ स्टीम, यानी अगर इतने सारे प्रॉब्लम होंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो खुद का स्टीम है, जो सेल्फ स्टीम है, वो डाउन हो जाएगा। तो हो गया डिस्प्रेक्सिया। अब देख पा रहे हैं कि जो बच्चा है नॉर्मल छोटी सी पजल, जो बच्चा है नॉर्मल छोटे से पजल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ को इसको अरेंज करें। यानी जो छोटे छोटे सामान होते हैं उसको सही से अरेंज नहीं कर पाएगा डिस्पेक्सिया के अंदर। देखिए बच्चा जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसका अलग है। तो ये सारी चीजें होती है डिस्पेक्सिया के अंदर। तो हमने चार चीजें पढ़ी आज। जो चार मेन जो डिसेबिलिटी है वो हमने पढ़ा। कौन कौन सा? डिस्प्रेक्सिया, जो मोटर स्किल होते हैं, जो हमारे ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल होते हैं। डिस्कैलकुलिया जो मैथमेटिक्स रिलेटेड होते हैं। डिस्ग्राफिया जो राइटिंग स्किल होते हैं। और कौन सा था? एक था डिसलेक्सिया जो स्पीकिंग यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं। एक है अटेंशन, जो मैंने बताया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है? एडीएचडी जिसको बोलते हैं। इसमें जो एडीएचडी होता है, ये बच्चा एक जगह आराम से बैठ नहीं पाता, बहुत उछल कूद करता है। यानी कि किसी भी पार्ट में, किसी भी अगर मान लो कोई पार्ट हमने दिया करने के लिए, तो 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएगा। 10-12 मिनट में मैंने ज्यादा ही बता दी। तो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, यानी कि पेइंग अटेंशन, अटेंशन में उसको प्रॉब्लम होगी। कंट्रोल इम्पल्सिव बिहेवियर में उसको प्रॉब्लम होगी, कि जल्दी रिएक्ट बहुत जल्दी कर देगा। और उसको कहीं कहीं वो प्रॉब्लम होगी बाद में, और उस पे ध्यान ना जा करके वो रिएक्ट पहले कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एडीएचडी। अब देख लेते हैं हम ब्रेल, यानी कि लुइस ब्रेल ने एक ब्रेल हमें दिया था, जो लो विजन या ब्लाइंडनेस बच्चे होते हैं उनके लिए। तो 1824 में लुइस ब्रेल ने दिया था। ये लुइस ब्रेल जो है फ्रांस के हैं, और इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया एक तरीके से। ये छोटे थे तब ने इनका इंसिडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, तो आई में आंख में चोट लग गई थी। ये बट इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, तो ये पढ़ने के लिए कुछ नया उपाय ढूंढे और उन्होंने एक आविष्कार किया। ब्लाइंडनेस होते हैं या फिर लो विजन वाले पीपल होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ये 6 पॉइंट होते हैं। टेल पॉइंट प्रिंट जो होता है वो 6 पॉइंट पे चलता है, जैसे आप देख सकते हैं। कागज के दूसरी तरफ से कुछ उभरा हुआ होता है, यानी जैसे ये उभरा हुआ दिख रहा है आपको प्रिंट, तो इसको टच करके लोग पढ़ते हैं। यानी 6 पॉइंट पे ये बने होते हैं सारे। ये अगर बना हुआ तो मान लो 6 पॉइंट से कहीं ना कहीं ऐसे बना होता है, आपने हर जगह कहीं देखा होगा। तो ये हो गया ब्रेल प्रिंट। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ट्रैक्सिया, ये सब हमने जो कॉमन जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके बारे में हमने देखा। एडीएचडी के बारे में देखा। ब्रेल जो इम्पोर्टेंट है पूछ लेते हैं कि कौन आविष्कार किया था, कितने पॉइंट्स पे इस पे होता है, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट। तो 6 पॉइंट बताएंगे, 6 पॉइंट ही बताएंगे, क्योंकि ये 6 पॉइंट पे ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका चैप्टर खत्म हुआ। कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 5 मार्क्स है, इस पे अब आप जितना क्वेश्चन लगा सके वो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन ही लगाना है इसमें, क्योंकि एट लास्ट क्वेश्चन अलग तरीके से बन के आता है। यूपी टेट में तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ब्रेल लिपि किसने दी थी, लेकिन ये सीटेट में ऐसा नहीं है। सीटेट में वो घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्वेश्चन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो आप क्वेश्चन जरूर लगाएं, डेली एक मॉक जरूर दें।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।